तो हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने पिछली क्लास में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का वन शॉट देख लिया था, बना लिया था, और आई होप आप सबने देख लिया और पढ़ लिया अच्छे से। आज हम फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट शुरू करने वाले हैं, तो आइए आज शुरू करते हैं और उसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। सबसे पहली बात आती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जिसके थ्रू हम किसी से भी काम करवा सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, और कुछ ऐसे काम करवा सकते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो पाए, इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। आप लोग सोच रहे होंगे इफेक्टिवली एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? तो इफेक्टिवली का मतलब होता है चीज़ों को टाइम पे ख़त्म करना। एफिशिएंटली का मतलब होता है टाइम पे तो हम ख़त्म करते ही हैं, लेकिन इसमें कॉस्ट को देखा जाता है कि काम को हम मिनिमम कॉस्ट पे कंप्लीट कर पाए टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर हम किसी भी काम को मिनिमम कॉस्ट पे कंप्लीट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट तो होगा ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो एफिशिएंटली में टाइम को नहीं देखा जाता, कॉस्ट को देखा जाता है, ठीक है, कि हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो हमें ऐसा तो नहीं है कि इफेक्टिवली की ज़रूरत है एफिशिएंटली की नहीं है, या फिर एफिशिएंटली की ज़रूरत है इफेक्टिवली की नहीं है। हमें ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए दोनों की ज़रूरत है, दोनों टर्म्स की ज़रूरत है, तो हमें दोनों को लेके चलना पड़ता है, ठीक है। बात करते हैं इसके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में 5 तरीके के फंक्शंस होते हैं। पहला है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग एंड पांचवा कंट्रोलिंग। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू। प्लानिंग का मतलब होता है कि हमें ये चीज़ एडवांस में सोचना पड़ता है कि हम क्या करेंगे, कब करेंगे, कौन करेगा और कैसे होगा। अगर हम ये सारी चीज़ें एडवांस में नहीं सोचेंगे तो हम कुछ आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ आती है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है काम करने के लिए, हमें कितने यूनिट्स की ज़रूरत है, हमें कितने पोस्ट्स की ज़रूरत है, और कैसे हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एम्प्लॉयज़ में, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स में। तो ये सब हमें ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है, ये प्लानिंग के बाद होता है। तीसरी चीज़ होती है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कि राइट पर्सन टू द राइट जॉब, सही पर्सन को सही काम देना, उसके हिसाब का काम देना, ताकि जब हम उसे ट्रेन करें तो वो उसका खुद का जो है पर्सनल मोटिवेशन जो है वो इम्प्रूव हो, उसके अंदर की क्षमता बढ़े। अगर उसके हिसाब से उसको काम मिलेगा तो ऑब्वियसली उसका ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी होगा, उसको डेवलप भी जल्दी से जल्दी होगा। तो स्टाफिंग एक बहुत मेन फंक्शन है। फिर चौथी चीज़ आती है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि स्टाफिंग तो आपने कर दिया, उसको ट्रेन भी कर दिया, डेवलप भी कर दिया। अब बात आती है कि उसके बाद आपको उसको इंस्ट्रक्ट भी करना है, उसको मोटिवेट भी करना है, उसको गाइड भी करना है, उसको इंस्पायर भी करना है सही तरीके से, ताकि कभी वो डीमोटिवेट ना हो। पांचवी चीज़ होती है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि काम को देखना कि वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग नहीं हो सकता। प्लानिंग सबसे पहला प्रोसेस है और कंट्रोलिंग सबसे एंड प्रोसेस है। तो विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज नथिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पहला होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ऑब्वियसली मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो सबसे पहले हम यही चीज़ देखेंगे कि हमारा गोल क्या है, तभी तो हम काम करेंगे अच्छी तरीके से। तो it is a goal oriented process which is to achieve already specified and desired objective by proper utilization of available resources। और resources का भी अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे जब हमें गोल हमारा पता होगा। दूसरी चीज़ आती है परवेसिव। मैनेजमेंट एक यूनिवर्स इन नेचर है। मैनेजमेंट को हर ऑर्गेनाइजेशन में हम अप्लाई करते हैं, ये कंपलसरी है, ठीक है। विदाउट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन गोल को हम अचीव नहीं कर सकते एट ईच एंड एवरी लेवल, ओके। तीसरी चीज़ आती है मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट जो है एक मल्टी डायमेंशनल है। वर्क में भी मैनेजमेंट का यूज़ होता है, पीपल में भी मैनेजमेंट का यूज़ होता है। जब सुपीरियर जो है उसके सबऑर्डिनेट्स को मैनेजमेंट सिखाता है तो उसमें वो मैनेज तो कर रहा है अपने लोगों को,
और तीसरी चीज़ ऑपरेशन में तो होता ही होता है मैनेजमेंट का यूज़। तो एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। चौथी चीज़ आती है कंटिन्यूस। ऑब्वियसली मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स। ठीक है, हर मैनेजर्स को मैनेजमेंट का प्रोसेस करना ही करना पड़ता है। और प्रोसेस कुछ भी नहीं, वही प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ये सब इसके हिसाब से चलोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल आराम से अचीव हो पाएगा। ठीक है, पांचवी चीज़ आती है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब होता है कि एक ग्रुप एक्टिविटी में भी मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी सिंस इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट भी होता है और उनके बीच में कोऑर्डिनेशंस भी होता है ऑफ डिफरेंट पीपल एज अ टीम टू अटेन द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो टीम में एक कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए और एक दूसरे को मैनेजमेंट करने की क्षमता भी होनी चाहिए, मैनेज करने की। तब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचे तो उसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला है सर्वाइवल। ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल यानी उसको सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकता है? बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजंस। तो अपने पॉजिटिव डिसीजंस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकता है अगर वो पॉजिटिव डिसीजन ले तो। दूसरी चीज़ आती है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर कोई बिजनेस रिस्क लेता है तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट मिलेगा। अगर बिजनेस रिस्क नहीं लेगा तो उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिस्क एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके थ्रू प्रॉफिट जनरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ता है स्टार्टिंग फेज में ताकि आपको प्रॉफिट मिले। एंड सक्सेसफुली रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तीसरी चीज होती है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो ऑब्वियसली आपकी सेल्स में इंक्रीमेंट होगा, एम्प्लॉयज़ बढ़ जाएंगे, प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ कर रही है, इतना आपको इंश्योर हो जाएगा। अब बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव के। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशल बेनिफिट्स के बारे में सोचे, कैसे कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको सही रिजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट्स बेचे, ठीक है, उनको उनके साथ कोई फ्रॉड ना करे, और इन्वायरमेंट के बारे में सोचे, और एंड गिविंग एम्प्लॉयमेंट, और वहाँ के जो कुछ बेरोजगार लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, तो वो होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरी चीज़ होती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचे, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दे, एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम सैलरी दे, तो उससे क्या होगा कि उनका भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाएगा, तो उसको कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस की। तो पहली चीज़ है अचीविंग ग्रुप गोल। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट का पहला ही इम्पोर्टेंस यही है कि ग्रुप गोल को अचीव करना। मैनेजमेंट के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क क्रिएट होता है। जो लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते वो लोग भी कोऑर्डिनेट करते हैं। मैनेजर्स गिव कॉमन, क्योंकि मैनेजर क्या होता है, मैनेजर सारे टीम को अलग अलग डायरेक्शन तो नहीं देता है, सबको कॉमन डायरेक्शन देता है, जिसके थ्रू सब में कोऑर्डिनेशन की भावना अपने आप ही जग जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, मैनेजर्स गिव कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। काम तो सबको अलग अलग मिलता है, लेकिन डायरेक्शन सबका कॉमन ही होता है, जिससे उनमें कोऑर्डिनेशन की भावना अपने आप जग जाती है। दूसरी चीज आती है इंक्रीज एफिशिएंसी। अगर उनके अंदर भावना जग जाएगी कोऑर्डिनेशन की तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्स in the best possible manner to reduce cost and increasing productivity। उनके अंदर ऐसे एफिशिएंसी बढ़ेगी कि रिसोर्स को जब वो प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे ताकि जो कॉस्ट है उनका वो रिड्यूस हो जाए और जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। मतलब रिसोर्स का उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है, ना ज़्यादा ना कम, ताकि उनको प्रॉफिट हो, ताकि उनका कम कॉस्ट लगे, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए। तो थर्ड इम्पोर्टेंस है क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहे कितने भी इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, बट
मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है हमें हर नए इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने में। तो इट हेल्प्स द एम्प्लॉय ओवरकम देयर रेजिस्टेंस टू चेंज एंड अडॉप्ट एज पर चेंजिंग सिचुएशन टू इंश्योर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है हर चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने में इजीली, ताकि अच्छे से उसका सर्वाइवल और ग्रोथ हो। चौथा इंपॉर्टेंस है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट हर एक इंडिविजुअल की हेल्प करता है टू अचीव देयर पर्सनल गोल while वर्किंग टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अगर फुलफिल होगा तो पर्सनल गोल भी आराम से फुलफिल हो जाएगा। पांचवा इंपॉर्टेंस है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब है इसके अंदर मैनेजमेंट इंश्योर करती है कि कंज्यूमर्स को क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करके देना, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, इस तरीके से सोसाइटी की डेवलपमेंट के बारे में वो सोचती है। ओके, नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल में चेयरपर्सन आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आते हैं, मतलब जितने भी टॉप लेवल वाले लोग होते हैं ना, सीईओ वगैरह, जितने भी चेयरपर्सन होते हैं, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो लोग टॉप लेवल में आते हैं। उन्हीं का काम होता है चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना, बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करना, पॉलिसीज को फ्रेम करना और गोल्स और स्ट्रैटेजीज वगैरह को बनाना। दूसरी चीज़ आती है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में जितने भी मैनेजर्स होते हैं ना, वो मिडिल लेवल में आ जाते हैं। जैसे कि जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो आते हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स आते हैं, ठीक है। मेन टास्क आर टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज। इनका टॉप लेवल वालों को क्या काम होता है? कोऑर्डिनेट करना, पॉलिसीज को बनाना, ठीक है, गोल्स वगैरह को बनाना। पर मिडिल लेवल वालों का काम होता है, वो लोग ना इंश्योर करते हैं टॉप मैनेजमेंट वालों को कि पॉलिसीज की रिसोर्सेज हमारे पास है या नहीं है इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी भी पॉलिसी को या किसी भी एक्टिविटी को। वो लोग इंश्योर करते हैं कि रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं है। और लोअर लेवल वालों का काम होता है इंश्योर करना कि पॉलिसीज वगैरह ढंग से इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही एज पर डायरेक्शन, ठीक है। तो इन तीनों का काम यही होता है। टॉप लेवल वालों का काम होता है चीज़ों को बनाना, मिडिल लेवल वाले ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास रिसोर्स कितना है कि हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए, और लोअर लेवल वालों का काम होता है कि वो लोग काम करवाते हैं वर्कर्स वगैरह से कि सही डायरेक्शन में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट को हम तीनों तरीकों से देखते हैं। वो आर्ट भी है, वो साइंस भी है, प्रोफेशन भी है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट का मतलब होता है art refers to skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired result। आर्ट क्या होता है? स्किलफुल होता है, पर्सनल एप्लीकेशन होता है। जब कोई इंसान अपने किसी एक्सपीरियंस से या उसके पास जितनी भी थियोरेटिकल नॉलेज है उसको जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है तो उसको हम आर्ट बोलते हैं। ही यूजेस हिज क्रिएटिविटी इन अप्लाइंग मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड हिज स्किल्स इम्प्रूव द रेगुलर एप्लीकेशंस। वो उसके अंदर जितनी भी स्किल्स होती हैं, जितनी भी क्रिएटिविटी होती है, जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, जब वो प्रैक्टिकली अप्लाई करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको आर्ट कहा जाता है। इसका पहला वही मैंने आपको बताया, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, उसके बाद थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए। दूसरी चीज़ है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। The use of basic knowledge differs from person to person and thus art is a very personalized concept। हर एक के पास अलग अलग नॉलेज होती है, सबके पास सेम नॉलेज तो होती नहीं है, तो सब अपने अपने हिसाब से उस नॉलेज को अपने तरीके से अप्लाई करते हैं, इसीलिए उसको आर्ट बोला जाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ऑब्वियसली वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के थ्रू उस चीज़ों को, अपने आर्ट को अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिस होता है उस चीज़ का, क्रिएटिविटी होती है, नॉलेज भी होती है। तो आर्ट इन्वॉल्व्स इन कंसिस्ट एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज के थ्रू वो प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्रिएटिविटी होती है उनकी। तो ये इस पे बेस्ड है। ये मैनेजमेंट एज एन आर्ट हो गया। अब मैनेजमेंट एज एन साइंस। साइंस क्या होता है? साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है दैट इज बेस्ड ऑन जनरल, ये जनरल ट्रूथ है। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिकली बेस्ड है, इसलिए मतलब ये मैथड्स पे बेस्ड, और मैथड्स जनरल ट्रूथ ही होते हैं। तो इसमें सबसे पहला वही है
systemized body of knowledge. Science has a systemized body of knowledge based on principles and experiments. ये वो लोग अप्लाई करते हैं जिनके पास सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज रहता है, मतलब कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई किए होते हैं, उनके पास मेथड्स होते हैं कैसे अप्लाई करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में. तो ये वो लोग अप्लाई करते हैं जिनके पास ये सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज रहता है. दूसरी चीज़ है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन, इनके जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं क्योंकि ये साइंस है. तीसरी चीज़ है यूनिवर्सल वैलिडिटी. जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल वैलिडिटी है. ये इन प्रिंसिपल्स को हम हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं. उनके सिचुएशन पे डिपेंड करता है क्योंकि हर एक डिफरेंट सिचुएशन का उन्होंने डिफरेंट मेथड निकाला हुआ है साइंटिफिकली बेस्ड पे, इसीलिए यूनिवर्सल वैलिडिटी है इसका एक. तो ये हर सिचुएशन पे अलग अलग प्रिंसिपल को हम अप्लाई कर सकते हैं. तो नीचे लिखा हुआ है मैनेजमेंट हैज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स प्रिंसिपल आर डेवलप्ड over a period of time based on repeated experiments and observation which are universally applicable but they have to be modified according to the given situation. जैसा कि बताया कि हर अलग अलग सिचुएशन का प्रिंसिपल और मेथड निकले हुए हैं, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशन से उन्होंने मॉडिफाइड किया हुआ है जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में. अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की. प्रोफेशन का मतलब होता है एक ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड एंड एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड. प्रोफेशन का मतलब होता है कि हर कोई प्रोफेशन लेवल पे तो घुसता नहीं है, सबका अलग अलग होता है. ठीक है, तो प्रोफेशन मतलब प्रोफेशन मतलब होता है ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो कि बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज है. उन लोगों के पास स्पेशल नॉलेज होता है क्योंकि उन्होंने डिग्री कर रखी होती है उस टॉपिक पे, जो टॉपिक पे उन्होंने प्रोफेशन को हासिल किया है. ठीक है, तो इसकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है. हर कोई तो प्रोफेशनल लेवल नहीं करता ना, हर कोई तो नहीं करता है. तो जैसे कि सीए है, अब बहुत कम लोग सीए करते हैं, तो इस सीए की भी एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग करते हैं. अब इसकी पहली चीज़ बात करते हैं तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. ऑल द प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. हर एक प्रोफेशन का अपनी एक बॉडी है, अपना एक नॉलेज है जो लोग ऑक्यूपाई करते हैं. दूसरी चीज़ होती है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड through examination or through some minimum educational qualification. अभी पता है कि इसकी कुछ restricted entry है क्योंकि हर एक प्रोफेशन का प्रोफेशनल एक एग्ज़ाम होता है जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है, तो हर कोई क्वालिफाई नहीं करता है, इसीलिए इसकी एक restricted entry है. तीसरी चीज़ आती है प्रोफेशनल एसोसिएशन. ऑल प्रोफेशंस आर affiliated to a professional associations which regulates entry and frames code of conduct regulated to the profession. हर एक प्रोफेशन का ना एक कोड ऑफ कंडक्ट है. ठीक है, जो कि बहुत लिमिटेड है. ठीक है, तो यही बात है इसमें. चौथी चीज आती है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स. मतलब वो इसमें क्या होता है कि हर एक मेंबर को ना उस हिसाब से बिहेव करना पड़ता है जिस हिसाब का वो प्रोफेशन कर रहा है, उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, इसका मतलब यही था. अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की. कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जब एक डिपार्टमेंट में सारे लोग एक दूसरे से इंटरलिंक करें, ग्रुप डिस्कशन हो और किसी के थ्रू किसी के दिल में कोई नेगेटिव फीलिंग ना हो, तो उसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब यही है. इसमें ये लास्ट वाली लाइन है. सो इट इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, रेदर इट इज़ द एसेंस ऑफ. ये मैनेजमेंट से कोई डिफरेंट फंक्शन नहीं है, ये मैनेजमेंट का एसेंस है. अगर मैनेजमेंट ज़रूरी है तो एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी उतना ही ज़रूरी है. ठीक है,
पहली चीज़ आती है कोऑर्डिनेशन के ये फंक्शंस है। तो पहली चीज़ है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे से लिंक करना, एक दूसरे से जो भी काम है उसके बारे में डिस्कस करना। तो ये ग्रुप एफर्ट्स इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इट इंटीग्रेट्स डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटी इन पर्पसफुल ग्रुप एक्टिविटी इंश्योरिंग दैट ऑल पीपल वर्क इन वन डायरेक्शन टू अचीव। ऑब्वियसली अगर ग्रुप एफर्ट्स होगा तो सारे एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़ है कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि सबको एक ही डायरेक्शन में काम करे और एक एकता बनी रहे। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब एकता बनी रहे, ठीक है। इंडिविजुअल किसी को इंडिविजुअली एफर्ट्स डालने की जरूरत ना पड़े, सब एक साथ मिलकर काम करें। तीसरी चीज आती है कोऑर्डिनेशन। एक ऑब्वियसली अगर मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है तो कोऑर्डिनेशन भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इट इज नॉट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी मैटर, इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल इन ऑल डिपार्टमेंट टिल द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस ऑपरेशन। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तब तक कोऑर्डिनेशन भी चलना चाहिए। चौथी चीज है कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन हमें हर एक लेवल पे चाहिए, तो ये ऑल परवेसिव फंक्शन है। इट इज यूनिवर्स इन नेचर। It synchronizes the activities of all level and department as they are interdependent to maintain organizational balance. कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सारे लेवल एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। अगर वहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखा जाएगा तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट है। पांचवी चीज़ आती है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ऑब्वियसली हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना। It is equally important to all three top, middle and lower level of management. Thus, it is the responsibility of all managers that they make effort to establish coordination. Obviously, जितने managers हैं एक organization में उनकी responsibility बनती है कि उनके अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में coordination होना चाहिए, उनकी responsibility है। Sixth है coordination is a deliberate function. Coordination is never established by itself, rather it is a conscious effort on the part of every manager. Coordination कभी खुद से establish नहीं होता, वो automatically establish हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सबका एक ही गोल होता है, सब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, तो वो अपने आप एक दूसरे से कॉपरेट हो जाते हैं, ठीक है। कॉपरेशन इज वॉलंटरी एफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज टू हेल्प वन अदर। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कैन नॉट बी अचीव विदाउट कॉपरेशन ऑफ ग्रुप मेंबर्स। अगर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हर एक मेंबर में, ठीक है, ताकि वो दूसरे की हेल्प करे। तो बस इसमें इतना ही था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो इसमें सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब बेसिक है। एंड आई होप आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देख लिया होगा, तो एक बार इस वीडियो को भी गो थ्रू कर लेना, ठीक है। So I hope you all like this video, then please like, share and subscribe और comment भी करिए अगर मैंने कहीं गलती की हो तो, ठीक है। comment me, I will try to improve that. So thank you so much.